अगर आपका पेपर 2 में टारगेट है 80 प्लस MCQs का, तो डेली वीडियो PDF नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करिए। जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हिस्ट्री से हमें क्या जानकारी मिलती है। देखिए, बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है, जो टाइम निकल चुका है, उसके बारे में जानना हो तो हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। ठीक है, यानी कि जो समय बीत चुका है, जो टाइम निकल चुका है, वो हिस्ट्री बन जाएगा। अभी देखिए कि आपने जो कल किया था वो हिस्ट्री बन चुका है ना। तो सब कुछ अभी देखिए, UGC नेट जून 2019 का रिज़ल्ट आके निकल गया, वो हिस्ट्री बन चुका है। ठीक है, उसको जानने के लिए क्या है, हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है, यानी कि जो समय बीत चुका है। अब देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों हिस्ट्री के पार्ट हैं। अब देखिए, हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा लंबी है। इतनी हिस्ट्री ज़्यादा किसी के समझ में नहीं आएगी, तो हिस्टोरियन ने क्या किया, इतिहासकार, उन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया, जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चाहे हम स्कूल में थे, चाहे कॉलेज में थे, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इससे हिस्ट्री पढ़ना आसान हो जाता है। तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ तक पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री में पता चलता है हमें कहाँ तक पढ़ना है, और मॉडर्न हिस्ट्री में पता चलता है कि हमें अंग्रेज़ों से कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या है, हिस्ट्री समझ में थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, अब चलिए इसको अच्छे से करते हैं। देखिए, हिस्ट्री 3 भागों में बटी हुई है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात है। ठीक है, तो अगर हमें भारत के बारे में, इंडिया के बारे में जानना हो कि क्या क्या हुआ था, कैसी शुरुआत हुई थी, क्या हुआ था, तो हम हिस्ट्री को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। देखिए, एंशिएंट का लेक्चर खत्म करेंगे, फिर आपको मैं मेडिवल कराऊंगा, फिर आपको मैं मॉडर्न सबसे एंड में कराऊंगा। आपके 10 के 10 यूनिट जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्रोनोलॉजी से। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, यानी कि कालक्रम, कौन कौन से समय में क्या क्या बातें हुई थी, सबको यहाँ पे क्रोनोलॉजी में हम देखते हैं। देखिए, क्रोनोलॉजी का मतलब होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स एंड डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, यानी कि जो चीज़ें, जो जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, वो कब हुए थे, कितनी तारीख को हुए थे, वो हमें किससे पता चलेंगे, क्रोनोलॉजी से पता चलेंगे। हम कहते हैं ना कि इतने समय से इतने समय तक ये था, इस समय से समय तक ये था। जहाँ में टाइम की बात आती है, समय की बात आती है, डेट्स की बात आती है, वो क्या किस में आएगा, वो आएगा क्रोनोलॉजी में। अब देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्या है। ये बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री है, मैं आपको सीधे नहीं इंडस वैली पे लेके जा रहा हूँ, सीधे आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत ज़्यादा काम में आपके आते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, पहले है BC, फिर है BCE, AD, CE, C डॉट और BP। ये आपको हिस्ट्री के डेट्स के बारे में ये बताते हैं। ठीक है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि जीसस के जन्म से पहले। फिर आता है BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। फ्रेंड्स देखिए, BC या BCE, ये आजकल क्या है, जो हिस्टोरियन हैं वो एक ही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पे लिखा हो BC या BCE तो एक ही बात है, क्योंकि देखिए, बिफोर कॉमन एरा लिखने का क्या मतलब है, जो BC है वो किसी धर्म से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड हो रहा है, तो वो इसको इसकी जगह पे बिफोर कॉमन एरा लिख रहे हैं, कि ताकि किसी धर्म से, किसी रिलीजन से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो आजकल कहीं जगह पे BCE भी लिखा रहा है, तो BC भी लिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ईसा मसीह के, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात कर रहा है। AD का क्या मतलब है, AD का मतलब है एनो डोमिनस। ठीक है फ्रेंड्स, एनो डोमिनस का क्या मतलब है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो एनो डोमिनस है वो क्या है, लैटिन भाषा का, लातिनी भाषा का शब्द है। इसका एनो डोमिनस का मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। ठीक है, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी कि वो साल जो हमारे भगवान का था। ठीक है, अब देखिए, BC और AD, ठीक है, इसमें फ़र्क क्या है। यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता दूँ कि CE मतलब है कॉमन एरा। देखिए, जहाँ पे कहीं पे लिखा हो, जैसे मान लीजिए कि लिखा हो यहाँ पे 500 BC। अब देखिए, 500 BC का क्या मतलब है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख नहीं सकता, आपको मैं समझाऊंगा, आप ऐसे समझ लेना उसको। ठीक है, तो
देखिए 500 BC का मतलब क्या है, 500 BC का मतलब है कि वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले की बात कर रहा है। अगर उसको उनके समय जीसस क्राइस्ट के जन्म से आगे की बात करनी हो तो वो लिखेगा आगे 500 AD, ठीक है, 500 AD। BC लिखा हो तो जन्म से पहले, अगर AD लिखा हो तो जन्म के 500 साल बाद। अगर ओनली 500 लिखा हो तब भी वहाँ पे क्या आएगा, तब भी वो 500 साल आगे ही माने जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर पिछला समय बताना हो तो यहाँ पे BC आएगा, अगर सिंपल लिखा हुआ है 500 या कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीधे ही आगे वाले साल आएंगे। जैसे हम लिखते हैं ना 2019, तो इसके बाद हम आगे हम AD नहीं लगा रहे, तो सीधे पता चलता है कि 2019 से जो AD वाला ही चल रहा है। तो यहाँ पे कॉमन एरा भी एक ही बात है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि BC है या BCE है, ये किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। AD और CE लिखा हो यानी कि वो उनके जन्म से आगे की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है C डॉट, C डॉट क्या है, सिरका, इसको कई बार किरका भी कह देते हैं। इसका क्या मतलब है, अप्रॉक्सीमेशन यानी कि लगभग। अब जहाँ पे लिखा होता है ना, जैसे जहाँ पे लिख देते हैं कि 300 C डॉट, इसका क्या मतलब है, 300 C डॉट का क्या मतलब है कि लगभग, यानी कि 300 साल पहले, ठीक है, 300 साल पहले लगभग, ठीक है। जहाँ पे लगभग यानी कि अप्रॉक्सीमेशन की बात करनी हो, ठीक है, वहाँ पे C डॉट लग जाता है। जैसे 4000 C डॉट यानी कि 4000 साल, लगभग 4000 साल पहले, ठीक है। यहाँ पे लिखा है BP, BP क्या है, ये सबसे कम जो है BP है, जो सबसे कम जो टर्म इस्तेमाल की जाती है पर कई बार आ जाती है, तो सबसे कम ये इस्तेमाल होती है BP। BP का क्या मतलब है, BP का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है फ्रेंड, BP का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। अब देखिए मैं BP के आपको एग्जांपल दूंगा सिंपल सी। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 5000 यानी कि 5000 BP, 5000 BP, तो मैं कौन से समय की बात कर रहा हूँ, कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 3000 BC की। वो कैसे, ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए 5000 BP मैंने लिख दिया यानी कि बिफोर प्रेजेंट। अब देखिए 2019 जो साल हम आगे आ चुके हैं, ठीक है, जो साल हम आगे आ चुके हैं वो 5000 साल में से माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे 3000 BC में। आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जीके के लिए पूछ ले कि बताइए कि 5000 BP कौन सा समय में जाएंगे, तो आप जाएंगे 5000 में से आप 2000 जो है 2000 माइनस कर दो तो 3000 BC आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 3000 पहले के साल और 2000 अब के साल, ठीक है, ये दोनों मिला के क्या बनेंगे 5000, तो क्या बनेगा इसका 5000 BP। फ्रेंड्स ये BC से लेके C डॉट तक यानी कि सिरका या किरका तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो BP बहुत कम इस्तेमाल होता है पर फिर भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके हिस्ट्री में बार बार काम आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया पर उनको इनका मतलब नहीं पता होता, ठीक है। तो BC का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, AD का मतलब कि जन्म के बाद, C डॉट का मतलब कि किरका यानी कि अप्रॉक्सीमेशन, PP का मतलब कि बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। आइए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है BC डेट्स और AD डेट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बर्थ ऑफ जीसस। देखिए पहले क्या होता था कि दुनिया पहले बहुत चलती थी, जीसस के जन्म से बाद से भी दुनिया चली है। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तब उनको 1 साल मान लिया गया, ठीक है, तब उसको मान लिया गया 1 साल। यानी कि फिर दुनिया 2 भागों में उन्होंने डेट के हिसाब से बांट दी कि उनके जन्म से पहले और जीसस के जन्म के बाद। अब जब बाद में आया तो उनको लिख दिया AD यानी कि एनो डोमिनस, जिसका मतलब था लैटिन भाषा में इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि वो साल जब जीसस का जन्म हुआ था उससे पहले, BC यानी कि जीसस के जन्म से पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा है C डॉट, सॉरी C डॉट नहीं, यहाँ पे लिखा है 100 AD, 100 AD, 200 AD, 300 AD, यानी कि पहले 100 साल, फिर 200, फिर 300। अब देखिए जैसे हम 2019 में हैं तो आगे कौन सा साल आएगा, 2020, 21, फिर 22, 23, ऐसे करते करते समय आगे जाता जाएगा, ठीक है। समय हमेशा ही आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं जाता। BC में समय पीछे नहीं जा रहा, वो भी आ गई है, बस देखने का फ़र्क है, ठीक है। तो इनकी 2019, 20, 21, 22, ठीक है, ये क्या है, ये AD है। यानी कि अगर हम बात करते हैं 2019 की, हम जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2019 साल आगे आ चुके हैं। अब देखिए वो साल जो जीसस के जन्म से पहले था, वहाँ पे देखेंगे 100 BC, 200 BC ऐसे। तो फ्रेंड्स ये उल्टा चलेगा यहाँ से। जैसे मान लीजिए 500 BC, फिर आएगा
490 BC, फिर 480 BC, यानी कि 500 BC, 400 BC, 300 BC करते करते ऐसे हम पीछे जाते जाएंगे। ठीक है, बैक डेट जाएंगे तो बनेगा BC, अगर आगे जाएंगे तो बनेगा AD। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। ठीक है, इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, ये बिल्कुल हिस्ट्री का बेसिक है। आपको शायद ऐसा लेक्चर किसी वीडियो में मिले, आप कोई भी वीडियो सर्च करके देखना किसी भी में, आपको सीधे वहाँ पे इंडस वैली से शुरू करवा देंगे, वो यहाँ पे आपको ये चीज़ बताते ही नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊँगा, बस आपकी यही होना चाहिए आपका कि आप इसे लिखते जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ सेंचुरी के बारे में। सेंचुरी का मतलब क्या है, जैसे जैसे कि जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में होता है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब है 100। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी BC यानी कि 100 साल। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सेंचुरी AD या CE यानी कि कॉमन एरा। ठीक है, यहाँ पे भी 100 साल की बात हो रही है। देखिए, अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट सेंचुरी AD की बात करूँ, 1 AD से 100 AD है। ठीक है, यानी कि 100 साल आगे की बात है। ठीक है, ये कौन सी शताब्दी है, ये पहली सेंचुरी है, पहली शताब्दी है। फिर 1100 से 1200। ठीक है, फिर 1600 AD से 1700 AD। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है क्या, ये सारे जो सन है, जो ईयर है, वो आगे जा रहे हैं। अब जहाँ पे क्या है कि देखिए कि 100 BC टू 1 BC, यानी कि यहाँ से उल्टा चलेगा, पहले 100 आएगा, फिर 99, फिर 98। ठीक है, फिर 97, 96 वगैरह ऐसे आते आते यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे सीधा चल रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा, यहाँ पे 100। ठीक है, 100, 99, 98 ऐसे यहाँ पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर मैं बात करूँगा, देखिए यहाँ पे 1 AD से 100 AD, 100 AD, ये कौन सी है, फर्स्ट सेंचुरी। और यहाँ पे 100 BC से 1 BC, ये कौन सी, ये भी फर्स्ट सेंचुरी है। यहाँ पे 200 BC से 100 BC की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर बीच में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि 155 BC ये किसके अंदर आएगा। ठीक है, 155 BC किसके अंदर आएगा, आप देखिए कि 155 BC किसके अंदर आ रहा है, 200-100 के बीच में, यानी कि ये दूसरी शताब्दी के बीच में आएगा। 100 BC से 1 BC हो गया पहली शताब्दी, 200 BC 100 BC हो गया दूसरी शताब्दी, 300 BC से 200 BC हो गया तीसरी शताब्दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा 600 BC से 500 BC। ठीक है, ये छठी शताब्दी है। ये देखिए 2000 AD से 2100 AD, यानी कि हम 2000 क्रॉस कर चुके हैं, 19वीं शताब्दी 2019 में आ चुके हैं। तो यानी कि हम अब किस में जी रहे हैं, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ठीक है, तो आइए आप जानते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए हिस्ट्री की कहीं पे भी आप देखिए बहुत सारी चर्चा होती है, पर हिस्ट्री ये आई कहाँ से है, क्या सोर्स है। किसी ने ये तो है नहीं कल रात को सपना लिया, सवेरे उसके लिख दिया, वो हिस्ट्री बन गई, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री होने का क्या, यानी कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो वाकई ही चीज़ सही है, गलत है, क्या है, वो किससे पता चलेगा। देखिए उसके दो सोर्सेज हैं मेन, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। ठीक है, दो सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल का क्या मतलब है कि यहाँ पे इसका मतलब है कि पुरातत्व, लिटरेरी का मतलब है कि वो जो लिटरेरी सोर्स हो। ठीक है, देखिए आर्कियोलॉजी सोर्स हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई से। ठीक है, इंस्क्रिप्शन से, न्यूमिस्मेटिक से। ठीक है, इसको ब्रीफ में चर्चा करेंगे। अब देखिए लिटरेरी क्या है, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और फॉरेन अकाउंट्स, यानी कि धार्मिक किताबें, जो धार्मिक किताबें नहीं हैं वो, और जो यहाँ पे जो भारत में जो आए थे ना फॉरेन अकाउंट्स, यानी कि फ़ॉरेन से जो फाहियान हो गया, हयोसांग आ गया, जो बाहर से ट्रैवलर आए थे। ठीक है, वो उन्होंने जो लिखा उनसे हमें पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिकल हो गया, कहीं पे खुदाई हुई है, हमें पता चल गया कि कहाँ पे खुदाई हुई है, उनसे चीज़ों का पता चलना और किताबों से पता चलना। तो आइए इसको जानते हैं अच्छे से। पहले बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है कि एक्सकवेशन। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में का क्या मतलब है कि खुदाई, यानी कि जो चीज़ें हमें खुदाई से मिलती हैं वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा आर्कियोलॉजिकल के अंदर, यानी कि पुरातत्व स्रोतों के अंदर। ठीक है, अब देखिए एक्सकवेशन क्या है, द एक्ट ऑफ रिमूविंग अर्थ दैट इज कवरिंग वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बuried in the ground in order to discover things about the past। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका यहाँ पे ये मतलब हुआ कि धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें बहुत हज़ारों सालों से, काफ़ी सालों से दबी हुई हैं, उनको बाहर निकालना, तो वो क्या है, वो है एक्सकवेशन। यानी कि जब हम धरती से कोई भी चीज़ बाहर निकालते हैं ज़मीन खोद के, तो उसे एक्सकवेशन कहा जाता है। और देखिए
इसकी दूसरी डेफिनेशन है सिस्टमेटिक डिगिंग इन लेयर टू साइंटिफिकली एग्जामिन द मटेरियल बरीड अंडर लॉ, यानी कि ज़मीन के अंदर दफन जो चीज़ें हैं उसको हम जब सिस्टमेटिक साइंटिफिकली तरीके से बाहर निकालते हैं तो वो होता है एक्सकवेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो है नहीं कि आप कहीं पे भी फावड़ा लेके चल खुदाई करनी शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। ये आप इसका भी सिस्टमेटिक तरीका होता है। देखिए होता क्या है कि जब भी खुदाई की जाती है तो पहले वहाँ पे ग्रिड पैटर्न बना लिया जाता है कि यहाँ पे हमें खुदाई करनी है, ठीक है। ग्रिड पैटर्न बनाने के बाद क्या है कि जब उसकी खुदाई शुरू हो जाती है तो उन्हें ये लगाना होता है कि हमें कहाँ तक, कितनी गहराई तक खुदाई करनी है। जब वो खुदाई कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद जब उन्हें कोई चीज़ मिलती है पहले वो कैमरा से उसकी फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद जब वो कैमरा से उसकी फ़ोटो खींच ली, फ़ोटो खींचने के बाद उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको जो छलनी से, सीव से, यानी कि उसे छानते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ निकलती जाएगी सिस्टमेटिक वे से, पहले उसकी फ़ोटो खींचेंगे फिर उसको हाथ लगाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें यहाँ पे एक बात आती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेडियो कार्बन C14 डेटिंग टू डिटरमाइन एज ऑफ एक्सकवेटेड ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अंदर ज़मीन के दफन है जो हमने बाहर निकाली है ये किस ज़माने की है। हिस्ट्री तो बहुत लंबी है ना। ये किस ज़माने की है वो कहाँ से पता चलेगा, वो चलेगा रेडियो कार्बन C14 से। अब रेडियो कार्बन C14 है क्या, रेडियो कार्बन C14 क्या है? देखिए रेडियो कार्बन C14 कुछ नहीं है, ये कार्बन का जो आइसोटोप है, कार्बन का आइसोटोप है। होता क्या फ्रेंड्स, देखिए जो C14 है ना, जैसे हम ज़मीन से कोई चीज़ हम निकाल देते हैं, है ना, वहाँ पे जो मिट्टी लगी होती है चीज़ के अंदर, उसको ये टेस्ट करते हैं। C14 जो है वो नॉर्मली जो है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती है। वैसे जो इसका कार्बन आइसोटोप है वो C12 है एग्जैक्टली, यानी कि जो रेडियो कार्बन है ना वो नॉर्मली तो C12 होता है, पर जो C14 है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो इसके ऊपर जो मिट्टी है वो किस ज़माने की है। यानी कि C14 कार्बन डेटिंग से हम लगभग 5000 साल पहले पीछे जा सकते हैं, ठीक है। C14 ऐसा है कि उससे जो रेडियो कार्बन है उससे हम ये पता लगा सकते हैं ये चीज़ कितनी पुरानी है। मैंने आपको अभी बताया ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ बहुत पुरानी है, वो चलेगा रेडियो कार्बन C14 से, क्योंकि ये कार्बन का आइसोटॉप है जो हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है, कि उससे पता चल जाता है कि ये जो मिट्टी है ये किस ज़माने की थी, ठीक है। तो उसे टेस्ट किया जाता है, तो लगभग इससे हम 5000 साल पहले पीछे जा सकते हैं। अब देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसकी चीज़ें कितनी पुरानी है, इंडस वैली के ज़माने की है, वो कैसे पता चला है, वो कार्बन डेटिंग से ही पता चला है। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज़ ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट क्या है, जो हमारा पाकिस्तान वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे क्या है इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो एरिया है, तो वहाँ पे जो इंडस वैली की साइट्स मिली हैं। अब आपको ये पूछ लें कि बताइए कि इंडस वैली की साइट कहाँ पे मिली है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ गंगेटिक प्लान, जो नॉर्थ गंगेटिक कल्चर्स हैं, ठीक है, उत्तरी जो गंगा के जो संस्कृति है, ठीक है, जो स्थान है वहाँ पे भी मिला है। अब देखिए यहाँ पे में मिला क्या है, यहाँ पे मिला है हाउसेस, पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन, ठीक है, टूल्स है, वेपन्स है, ये हमें वहाँ पे मिला है। जब हमें घर यहाँ वहाँ पे मिले थे इंडस वैली में, ठीक है, तो हमें पता चल जाता था, हमें पता चला है कि लोगों के रहने का ढंग कैसा था। अब देखिए जो इंडस वैली में देखिए वहाँ पे ग्रिड पैटर्न में लोगों के घर बनाए जाते थे, है ना, तो जो गली थी, जो रास्ता था, वो नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट को खुलता था। आजकल ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई भी गली निकल जाती है, पहले सीधा सीधा रास्ता होता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि टूल्स, लोग कौन सा जो टूल्स है औजार का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद वेपन्स, कौन से वेपन्स का जो इस्तेमाल करते थे, ठीक है, कौन कौन से वेपन से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आदि मानव के टाइम की हम बात करें वहाँ पे, तो वो पत्थर का इस्तेमाल करते थे, तो हमें पता चल गया ना कि उस ज़माने में लोहा नहीं था, पत्थर ही था, ठीक है। धीरे धीरे करते करते जब लेटर वैदिक काल आया तब फिर वह लोहे का इस्तेमाल होने लग गया, है ना। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हाउसेस, पोट्री, टूल्स या वेपन, इससे पता चलता है जो हमें ये मिलते हैं ज़मीन के अंदर से, तो पता चल जाता है कि लोग उस ज़माने में कैसे रहते थे। अब देखिए बात आती है यहाँ पे मेगालिथ की। मेगालिथ का क्या मतलब है, मेगालिथ का मतलब है कि देखिए मेगालिथ में मेगा का मतलब होता है बड़ा और लिथ का मतलब होता है पत्थर, यानी कि मेगालिथ का क्या मतलब हो गया, बड़ा पत्थर। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया गया है साउथ इंडिया में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए साउथ इंडिया में मेगालिथ का क्या मतलब है, पहले ऐसा होता था जब किसी की डेथ हो जाती थी,
ठीक है, यहाँ पे बताया देखिए डेड बरिड, देखिए मेगालिथ का मतलब है कि डेड बरिड विद देयर टूल्स वेपन इनसर्कल बाय बिग पीस ऑफ स्टोन्स, यानी कि देखो जो पहली बात तो जानिए कि मेगालिथ है क्या। मेगालिथ क्या है? बड़ा पत्थर। जब किसी की डेथ हो जाती थी, जब उसे ज़मीन में दफनाया जाता था, दफनाने के बाद, ठीक है, ज़मीन में उसे दफनाने के बाद क्या करते थे, उसके साथ क्या, उसके टूल भी दबा देते थे, ठीक है, जैसे मिट्टी का घड़ा रख दिया या कुछ भी उसके साथ में चीज़ दबा दी। फिर उसके आसपास क्या करते थे कि उसके आसपास जो है बड़े बड़े पत्थर जो है आसपास में उसके सर्कल बना देते थे, यानी कि जहाँ पे डेड बॉडी को दबा दिया जाता था उसके आसपास जो पत्थरों का एक सर्कल बना दिया जाता था, साथ में उसके साथ उसके टूल भी दबा दिए जाते थे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मशहूर थे। ये देखिए मेगालिथ बहुत ज़्यादा पाए गए हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि मेगालिथ कहाँ पे, साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु चेन्नई में ये तकरीबन पाए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछ लेंगे, ठीक है। अब बारी आती है इंस्क्रिप्शन की। एक्सक्वेशन के बाद हम करेंगे इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? ए हिस्टोरिकल रिलीजियस अदर रिकॉर्ड कट इम्प्रेस्ड पेंटेड और रिटन ऑन स्टोन ब्रिक मेटल और अदर हार्ड सरफेस, यानी कि वो चीज़, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि वो चीज़ें कहीं पे जो लिखी गई हैं, चाहे वो कहीं देखिए कहीं पे भी वो पेंट किया हो या कहीं दीवारों पे लिखा हो या कहीं पे भी कुछ लिखा हो, ठीक है, हार्ड सरफेस पे लिखा हो, ठीक है, कहीं पे भी लिखा हो, तो वो क्या है, वो है इंस्क्रिप्शन। होता है ना कि जैसे देखिए कि बड़े बड़े पत्थरों पे लिख दिया जाता था, है ना। तो होता क्या था कि जब हमें कोई लिखा हुआ, कुछ दीवार पे लिखा हुआ या कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ कुछ दिखाई देता है, ठीक है, वो आता है इंस्क्रिप्शन के अंदर, चाहे वो रिलीजियस मैटर हो चाहे कोई भी मैटर हो, ठीक है। अब देखिए स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन कॉल्ड एपिग्राफी, यानी कि जो इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या कहेंगे एपिग्राफी। स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग इन इंस्क्रिप्शन, देखिए अगर हम सिंपल बात करें तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या है, इसको कहेंगे एपिग्राफी। जब उसके अंदर, जब मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, वहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो दीवार के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो राइटिंग है, उसको स्टडी करने को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैलियोग्राफी। यानी कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन होगी एपिग्राफी, उसके अंदर लिखी हुई राइटिंग को जानना हो तो उसे कहेंगे पैलियोग्राफी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पैलियो का क्या मतलब है, पैलियो का मतलब है पुराना, ग्राफी का मतलब होता है लिखा हुआ, यानी कि पुराना लिखा हुआ। हड़प्पन सील्स फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है कि जो हड़प्पा की सील्स मिली हैं, ठीक है, हड़प्पा की सील मिली है ना वहाँ पे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है कि जो सील्स मिली हुई हैं, ठीक है, कि वो जहाँ पे उन्होंने क्या कि काफ़ी कुछ जहाँ पे लगाया हुआ था, जैसे कोई आप देखिए कि कोई सील से, जैसे पशुपतिनाथ की सील लगा दी है, कुछ भी लगा दिया जैसे, है ना। तो वहाँ पे क्या था, तब बार्टर सिस्टम था। आजकल क्या है, आजकल नोट हैं, काफ़ी कुछ है। पहले क्या था, पहले सील जो होती थी उससे व्यापार होता था, ठीक है। तो हमें पता चल जाता था कि ये सील जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अशोकन मॉडर्न इंस्क्रिप्शन रॉक पिलर, अब देखिए जो अशोकन जो अशोका के टाइम पे या मॉडर्न जो मौर्य काल के समय में जो रॉक पिलर्स थे, ठीक है, जो पिलर थे, जो स्तंभ थे, ठीक है, जो चट्टानें थी, वहाँ पे क्या क्या जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो तो उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एक्सकवेशन तो हमने पढ़ लिया कि ज़मीन से निकाला, इंस्क्रिप्शन होगा कि लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए कॉपर प्लेट शोइंग लैंड ग्रांट्स एंड रेवेन्यू, देखिए इसमें क्या है कि पहले क्या होता है कि जो कॉपर यानी कि जो तांबे की प्लेट होती थी वो हार्ड सरफेस होता था काफ़ी, उसके ऊपर लिख देते थे। अब देखिए इतने हज़ारों साल पहले लिखा हुआ वो अभी तक मिटा नहीं, क्यों? क्योंकि हार्ड सरफेस पे कुछ भी लिखा हो वो मिटता नहीं है, ठीक है। कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो लिखा हुआ है इससे क्या पता चलता है कि जो लैंड ग्रांट्स है, जो रिवेन्यू है, उससे पता चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक क्या है? स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों की स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। देखिए मोस्ट कॉइन्स, फेमस कॉइन फ्रॉम कुषाण पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब देखिए ऐसी बात नहीं है कि सिक्के पहले थे, देखिए जो सबसे ज़्यादा जो फेमस सिक्के थे वो किस ज़माने में थे? कुषाण पीरियड और जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड था तब, यानी कि 200 बीसी से 200 एडी। 200 बीसी से 200 एडी कितने बनते हैं? 400 साल। अब देखिए जो न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन है जिसमें हम 400 साल की बात करें, 220 से 200 एडी की, इन 400 सालों में जो हमें हिस्ट्री पता लगी है वो कॉइन से पता चलती है, इसका और कोई सोर्स नहीं है। यानी कि अगर हमें इन 400 सालों का पता लगाना है, अगर हमें कुषाण वंश के बारे में पढ़ना है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ना है, तो हमें सिक्कों के से उसकी जानकारी मिलती है और कहीं से जानकारी इसकी नहीं मिलती, ठीक है, कोई अदर सोर्स नहीं है।
देखिए सिक्कों के ऊपर क्या लिखा क्या होता था, नेम ऑफ द किंग्स, राजाओं के नाम लिखे होते थे, जिससे यह पता चलता है कि ये उस ज़माने के थे। ठीक है, वो ज़माना के राजा, जैसे देखिए राजा का नाम लिख दिया तो पता चल जाएगा कि ये उस ज़माने के राजा का सिक्का था। ठीक है, इमेजेस ऑफ गॉड्स, जब उसके ऊपर भगवान की जो फ़ोटो बनाई जाती थी उससे पता चल जाता था कि राजा कौन सा धर्म जो है वो फॉलो करता था या लोग किस धर्म को मानते थे। ठीक है, ये डेट ऑफ कोरोनेशन, देखिए कोरोनेशन का क्या मतलब है कि राजा जिस दिन गद्दी पर बैठा। कोरोनेशन का क्या मतलब है कि जिस दिन उसका राज हुआ या जिस दिन राजा राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, वो लिख दिया जाता था वहाँ पे। अब नेक्स्ट है रैन, शासन, यानी कि राजा का जो शासन कैसा था वो उसके बारे में लिखा जाता था वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट गोल्ड कॉइन। देखिए सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन, जो सोने के सिक्के हैं वो कब चले थे, वो चले थे कुषाण वंश के टाइम पे या इंडो ग्रीक के टाइम पे। देखिए यहाँ पे कुछ हिस्टोरियन क्या है कुषाण वंश लिख देते हैं, तो कुछ क्या है इंडो ग्रीक लिख देते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक कर देना। ज़्यादातर गोल्ड कॉइन हैं वो कब चले थे, गुप्तास के टाइम पे। देखिए गुप्त काल को, गुप्ता वंश के जो समय को भारत का जो स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गोल्ड कॉइन थे, वहाँ पे उस ज़माने में सिल्वर, कॉपर, टिन के सिक्के थे। ठीक है, वो भी प्रचलित थे, पर गोल्ड कॉइन है जो तब प्रचलित थे। अब देखिए भारत को जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, वो इसी कारण से कहा जाता था क्योंकि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जहाँ पे चले थे। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि सिक्के मिलने का कारण क्या है। अब देखिए क्या है कि सिंपल सी बात समझिए कि उस ज़माने में कोई भी बैंक नहीं होते थे, यानी कि उस ज़माने में क्या थे, बैंक वगैरह थे नहीं। तो लोग क्या करते थे कि जो अपनी संपत्ति है, जो अपनी प्रॉपर्टी है, उसे क्या करते थे, वो सिक्कों में कन्वर्ट करके तो उसे किसी घड़े में डाल दिया, किसी चीज़ में डाल के उसे या ज़मीन के अंदर दबा देते थे या किसी दीवार में उसे दबा देते थे। ठीक है, या ज़मीन में या दीवार में उसे दफना दिया उसको, सोने के सिक्कों को, ताकि उसे वो चोरी ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस ज़माने बैंक तो थे नहीं, है ना, तो वो अपने घर में छुपा देते थे। अब देखिए होता क्या था, वो किसी को बताते भी नहीं थे कि मैंने यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी छुपा रखी थी। मान लीजिए कि किसी राजा ने वो दबा दिया, ठीक है, उसने किसी को बताया नहीं कि चोरी ना हो जाए, वो राजा अचानक से मर गया। अब देखिए वो तो रहस्य रह गया। बाद में क्या हुआ कि बाद में जैसे खुदाई हो, साल बीत गए, बीते 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 जब उसकी खुदाई हुई तो वहाँ से सोने के सिक्के मिले, ज़मीन के अंदर से, दीवार के अंदर से। ठीक है, तो तब हमें ये वो सिक्के मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस ज़माने में सिल्वर, कॉपर और टिन के भी सिक्के चलते थे। ठीक है, आप ये याद रखिए कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन जब कब चले थे, कुषाण और इंडो ग्रीक के टाइम पे। ठीक है, ज़्यादातर के चले थे गुप्ता वंश के टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्स, जहाँ पे फ्रेंड्स हमने देखिए ये यहाँ पे कर लिया आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या है, खुदाई, यानी कि एक्सकवेशन से, ज़मीन से अंदर जो हमें चीज़ मिलती है, इंस्क्रिप्शन जो दीवारों पे या कहीं पे लिखा होता है उससे, और न्यूमिस्मेटिक सिक्के से, ये आएगा आर्कोलॉजिकल के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सब खुदाई में मिलता है। अब नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज क्या है कि जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, लिखित प्रमाण। देखिए यहाँ पे क्या है, अर्लियर, अर्लियर क्या है यहाँ पे कि ओरल ट्रांसमिशन। ओरल ट्रांसमिशन यानी कि पहले क्या था, देखिए पहले क्या था, दो तरह से चीज़ें आती हैं। पहले क्या है, ओरल ट्रांसमिशन था, यानी कि एक बात जो जो जैसे जैसे आपकी दादी नानी जो हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं ना, वो क्या है, वो ओरल ट्रांसमिशन है। उनको किसी ने कहानी सुनाई होगी, वो हमें सुनाएंगे, आप आगे जाके अपने बच्चों को या कहीं पर किसी को सुनाओगे। तो क्या है, वो हिस्ट्री जो ओरल ट्रांसमिशन है, जो सीधे ही मुँह जुबानी, ठीक है, ओरल जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, जो ओरल ट्रांसमिशन है वहाँ पे इतना विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए बाद में क्या था, लेटर, लेटर क्या था, बाद में चीज़ों को लिखा गया। द रिलीजियस टेक्स्ट वर रिटन डाउन, यहाँ पे डाउन की स्पेलिंग कर लेना, DOWN आएगा, ऑन बिर्च और पाम लीव्स अराउंड 4th century AD। अब देखिए ओरल ट्रांसमिशन के बाद क्या, लिखने की बारी आई। लिखने में क्या हुआ कि जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो लिखे गए, पर वो किस पे लिखे गए, यानी कि जो धार्मिक किताबें थी वो कहाँ पे लिखी गई। उस ज़माने का कागज़ तो था ही नहीं, क्योंकि कागज़ तो बहुत देर बाद, जो पेपर है वो बहुत देर बाद चाइना में डेवलप हुआ था। आप ध्यान से सुनिए, जो कागज़ था बहुत देर के बाद चाइना में डेवलप हुआ था। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कागज़ सबसे पहले कहाँ से आया था, चाइना से। ठीक है, तो देखिए तब यहाँ पे इंडिया में तो था ही नहीं कागज़, है ना, बहुत देर बाद तो चाइना में हुआ था। तब लिखा कहाँ पे गया था, बिर्च और पाम। बिर्च का क्या मतलब कि पेड़ की छाल। ठीक है, या तो वो पेड़ की छाल पे लिखते थे या वो पाम लीव्स यानी कि पत्तों पर लिखते थे।
ठीक है। चौथी शताब्दी में क्या था, ये जो लिटरेरी सोर्स है वो लिखना शुरू हो गए थे। ठीक है, चौथी शताब्दी में क्या था, यानी कि 4th सेंचुरी AD में क्या था, ये सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया था पेड़ की छाल यानी कि ब्रिज पे या पत्तों पर। ठीक है, तो उसे अब देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि उसको आप ज़रा सा भी तोड़ मरोड़ोगे तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान से संभाल के रखना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट है रिलीजियस, इसका ही पार्ट है रिलीजियस। ठीक है, लिटरेरी सोर्स हो गया। अब देखिए लिटरेरी सोर्स में क्या बातें आती हैं, यहाँ पे आएगी रिलीजियस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर था ना रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, फॉरेन अकाउंट्स। अब देखिए यहाँ पे रिलीजियस में क्या है कि यानी कि वो किताबें जो धर्म से रिलेटेड है, यानी कि लिटरेरी सोर्स में क्या है कि हमें वो धार्मिक किताबें हैं जिससे हमें उस ज़माने का पता चलता है। अब देखिए पहले बात करते हैं हिंदुज़म की। हिंदुज़म में क्या है कि जो हिंदुज़म जो था, जो हिंदू धर्म था, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। दुनिया की सबसे पहली लैंग्वेज कौन थी, संस्कृत। ठीक है, हिंदुज़म कौन सी लैंग्वेज में था, संस्कृत भाषा में। जैसे वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, ये क्या है, ये हिंदुज़म से रिलीजियस टेक्स्ट है, यानी कि ये हिंदुज़म की धार्मिक किताबें हैं जो संस्कृत भाषा में थी। बुद्धिज़्म जो था वो पाली लैंग्वेज में था, जैसे पिटाका है, अभिधम्मा पिटाका, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, जो बुद्धिज़्म में रिलेटेड है। ठीक है, जो जटका टेल्स है, जटका टेल्स में क्या है कि बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया जटका टेल्स में। ये सारी किस्में थी, ये पाली लैंग्वेज में थी। नेक्स्ट है जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर में क्या है, ये देखिए ये प्राकृत लैंग्वेज में थी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो देखिए जैन लिटरेचर में क्या है, भगवती सूत्र है जिसमें 16 महाजनपद थे, यानी कि जैन लिटरेचर में जो है वो 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। आपको एक पूछ सकते हैं, बताइए कि जो कौन सी ऐसी बुक है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, वो है जैन लिटरेचर की भगवती सूत्र। सबसे पहले आपको इनकी लैंग्वेज याद करनी होगी कि हिंदुज़म की लैंग्वेज थी संस्कृत, बुद्धिज़्म की थी पाली, जैन की थी प्राकृत। ठीक है, अब देखिए वो किताबें जो धर्म से रिलेटेड नहीं थी। ठीक है, तो अब देखिए कौन सी थी, लॉ बुक्स यानी कि धर्म सूत्र स्मृति, एक और थी मनुस्मृति। ठीक है, यानी कि धर्म सूत्र जो था, जो मनुस्मृति थी या जो स्मृति थी। ठीक है, ये वो स्मृतियाँ थी जो लॉ बुक्स थी, कानून थी। जैसे कि देखिए आजकल हर एक देश का क्या है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अपना जो है कानून की किताबें हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कि एक जो गवर्नमेंट है उसे कैसे चलाना है। तो उसमें समय में क्या था, लॉ बुक्स थी कि समाज कैसे चलेगा, कैसे कैसे होगा। ठीक है ऐसे। तो ये कब बनाई गई थी, ये कंपाइल की गई थी 500 BC से 500 AD, यानी कि 1000 साल के बीच में। जैसे जैसे जो विद्वान आते गए वो साथ साथ में लिखते गए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर समय कानून बदलते हैं। अब देखिए आज से 50 साल पहले, ठीक है 50 साल पहले भी छोड़ो, आज से मैं 25 से 30 साल पहले लेके जाता हूँ। देखिए तब क्या था, मोबाइल टेलीफोन वगैरह, टेलीफोन तो थे पर मोबाइल वगैरह नहीं थे। ठीक है, आज से 25-30 साल पहले क्या है कि मोबाइल नहीं थे। ठीक है, तब उस ज़माने में कानून और थे। जब से मोबाइल वगैरह आ चुके हैं, अब क्या है, IT लॉ यानी कि साइबर सेल के जो लॉ है वो बन चुके हैं। यानी कि क्या है कि जब जब समय में टाइम में चेंजेस हो रहा है, तब तक क्या है, नए नए कानून जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब देखिए 500 AD और 520 से 500 AD के, यानी कि 1000 साल में जो जो चेंजेस हुए थे उसमें वो लिखते गए, साथ साथ नए नए कानून बनते गए। ठीक है, तो काफ़ी स्मृतियाँ निकल के आई। लॉ गवर्निंग सोसाइटी यानी कि समाज कैसे चलेगा, किसको क्या सज़ा मिलेगी, वो सब कुछ इसमें लिखा जाता था। रूल्स एंड द ड्यूटी फॉर द किंग एज वेल एज द पीपल, इसमें जो नॉन रिलीजियस बुक्स थी इसमें लिखा जाता था कि राजा की ड्यूटियाँ क्या है, राजा की कर्तव्य क्या है, राजा की ड्यूटीज़ क्या है, और उसके साथ साथ क्या है कि आम लोगों के कर्तव्य और उनके ड्यूटीज़ क्या है। ठीक है, तो देखिए सम फेमस नॉन रिलीजियस सोर्सेज। अब देखिए कुछ ऐसी किताबें हैं जो नॉन रिलीजियस हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो मिक्स कर देंगे, बताइए कि इनमें से रिलीजियस कौन सा है, नॉन रिलीजियस कौन सा है। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र, ये लिखा था कौटिल्य ने, जिसमें शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया, यानी कि जो इसमें पॉलिटिक्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हर्षचरिता, ये बाण भट्ट ने लिखी हुई है। देखिए हर्षचरिता क्या है, जो है ये हर्ष की बायोग्राफी है, हर्षवर्धन के जो जीवन के ऊपर लिखा है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी, ये लिखी है कल्हाना ने। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोल लेते हैं, बताइए कि ये कौन सी बुक है, किसने लिखी है। ठीक है, राजतरंगिणी में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कश्मीर के बारे में। ठीक है, राजतरंगिणी यानी कि ये एक ऐसी बुक है जिसमें क्या है कि कश्मीर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसे हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कह सकते हैं। ठीक है, कि कश्मीर कैसे हुआ था उसकी हिस्ट्री जाननी हो तो राजतरंगिणी बुक में लिखी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अमरकोश। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, इसमें कालिदास के बारे में, देखिए कालिदास की जो बुक्स थी उसमें
जैसे कोई करैक्टर्स थे, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि लोग उस ज़माने में कैसे रहते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है अमरकोश, ये अमर सिम्हा, ठीक है। तो नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस, ये लिखी थी विशाखा दत्त ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे अष्टध्यायी है वो पाणिनि जो ऋषि है उन्होंने बुक लिखी थी। तो ऐसी कई बुक्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है फॉरेन अकाउंट्स। अब देखिए फॉरेन अकाउंट्स, आपको मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ, यहाँ पे क्या है देखिए। अगर आपको किसी राजा के बारे में कहीं पे पढ़ना हो, अगर आप इंडियन राइटर की कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आपको राजा के बारे में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताया होगा। तो उसके बाद अगर आप किसी फॉरेन अकाउंट्स के बारे में किसी और के बारे में पढ़ोगे, अगर किसी फॉरेनर ने किसी विदेशी बंदे ने लिखा है उसी राजा के बारे में, तो उसमें आपको कुछ अलग दिखाई देगा, ठीक है। उसका कारण क्या है आपको नेक्स्ट लाइन में बता रहा हूँ मैं। देखिए ट्रैवलर्स रिलीजियस स्कॉलर रोट अकाउंट्स, ठीक है, लेस एग्रेशन, ठीक है, यानी कि अतिशोक्ति। अब देखिए है क्या, जो भारत में ट्रैवलर आए थे, जो इंडिया में ट्रैवलर थे, जो रिलीजियस स्कॉलर आए थे यहाँ पे, जिन्होंने लिखा है यहाँ पे राजपाट के बारे में, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या था, जब जितने भी कवि थे या जितने भी राइटर थे वह तकरीबन राजा के दरबार में रहते थे, तो वो राजा के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखते थे, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ही लिखते थे। तो अगर हम इंडियन राइटर की बात करें तो अगर हम उसकी बुक पढ़ें तो हमें सारे राजा जो है वो अच्छे ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो होता क्या था जब उस ज़माने में, ठीक है, उस ज़माने में जब फॉरेनर वहाँ पे आते थे, तो जब वो रहते थे, वो जो राजा के बारे में जो जो वो जो जानते थे वो किताब लिखते थे, पर कहाँ पे जाके, अपने देश में जाके उसके ऊपर किताब लिख देते थे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कोई राइटर यहाँ पे अपने राजा के बारे में कुछ भी गलत लिखते तो राजा उसको सजा सुना देगा, तो जिसके डर की वजह से क्या होता था कि वो राजा के बारे में गलत लिखते नहीं थे, ठीक है। अब वही देखिए कि जब फॉरेनर कोई यहाँ पे आ रहा है, विदेशी कोई आ रहा है यहाँ पे, अगर वो आके फिर यहाँ पे समझ के फिर अपने देश में जाके उस राजा के बारे में, इंडियन राजा के बारे में लिख रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के कानून वहाँ पे लागू होते ही नहीं है। तो यानी कि जब हमें अगर किसी राज्य के बारे में जानना हो अच्छे से, तो हमें क्या है, अगर हम फॉरेनर के किसी वो बुक्स को पढ़ेंगे तब हमें उसके बारे में एग्जैक्ट पता चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है देखिए फेमस वर्क। अब देखिए फॉरेन अकाउंट जो है इसके फेमस वर्क है क्या। फेमस वर्क के काम लगा है कि हमें कौन कौन सी बुक्स मिलती हैं यहाँ पे। देखिए पहली बात है तो मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था, जब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर जो सेनापति था किसका, अलेक्जेंडर का, उसके बीच में जब वॉर हुई थी, जब युद्ध हुआ था, जब सेल्यूकस निकेटर हार गया था तो उसने बेटी की शादी कर दी थी उसके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तब उसने अपने राजदूत को यहाँ इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था पर, ठीक है, उसकी गवर्नेंस पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है, जिससे इंडिका से में मौर्यन जो साम्राज्य है उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है फाहियान ने गुप्ता वंश के बारे में बताया यहाँ पे। नेक्स्ट है हयून सांग ने जो है वो हर्षवर्धन के बारे में बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपकी